हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले हम लोग परासरण पढ़ रहे थे और परासरण के पहले पार्ट में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन देखी थी और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्यूशंस देखे, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आज के सेशन में हम लोग परासरण दाब की बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो परासरण दाब क्या होता है? इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी, शॉर्ट में इसे दर्शाया जाता है ओपी। तो मैं अब इसको ओपी बोलूंगा, आप ध्यान रखिए ओपी क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो परासरण दाब है वो 0 माना जाता है और 0 मानेंगे, इसका मतलब ये है कि उसमें विलय नहीं है। और जैसे जैसे हम शुद्ध जल में विलय की मात्रा बढ़ाते हैं तो परासरण दाब उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि जल में हमने विलय मिलाया तो विलयन बना। तो ओवरऑल सामने ये आ रहा है कि परासरण दाब जो है वो विलयन का होता है और कंपेरेटिवली विलायक के बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक दो बातें देख लेते हैं कि शुद्ध जल का परासरण दाब 0 होता है। ये क्वेश्चंस बार बार आता रहता है, तो आप एज ए क्वेश्चंस के तौर पर इसको याद रख लें। अब जैसे जैसे शुद्ध जल क्या है? विलायक है। अब जब जल में विलय मिलाएंगे तो विलय की सांद्रता बढ़ेगी। तो जल में उसके विलायक के सापेक्ष एक दाब उत्पन्न हो जाएगा, यानी बनने वाले विलयन में विलायक के सापेक्ष एक दाब उत्पन्न हो जाएगा और उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। यानी कि यह एक द्रव स्थितिक दाब है। द्रव में उत्पन्न होता है, विलायक में उत्पन्न होएगा जब उसका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। इसी के साथ साथ विलय मिलाते हैं तो उत्पन्न होता है, इसका मतलब है ओपी इज इक्वल किसके विलय के। जैसे जैसे हम विलय मिलाएंगे किसी विलयन में तो वैसे वैसे उसकी सांद्रता या उसका ओपी बढ़ेगा, यानी विलय के जो अणु हैं वो ही ओपी के लिए जिम्मेदार हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ओपी समानुपाती होता है तापमान के, टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ओपी ज्यादा बनता है। तो इससे एक बात निकल के सामने आ रही है कि ओपी का मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे 0 है, अब बढ़ेगा। यहां 0 है तो जैसे जैसे विलय मिलाएंगे बढ़ेगा, तो पॉजिटिव होता है। एक लाइन और ध्यान रखें, ओपी का मान सदैव धनात्मक होता है। मोस्टली क्लासेस में इस चीज का सही डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है, तो आप बार बार वीडियो को देखिए जिससे कि आपको ओपी का कंसेप्ट डेली लाइफ में समझ में आए और आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ ऑस्मोसिस कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझ पाए एक ही बार में। धनात्मक होता है। तो आप कहेंगे कि सर आप ये बात आपने बता दी, तो अब आप बताइए कि ओपी क्या है, कैसे काम करता है ओपी। तो ओपी काम कैसे करता है इसको हम देखने वाले हैं। तो अब परिभाषा देखते हैं। अब मैंने एक नॉर्मली कोई बीकर लिया है और
नॉर्मली बीकर को हमने सेपरेट कर दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। अब यहां पर विलियन है, यहां पर विलायक है। तो एक नॉर्मली एक कंसेप्ट ये बनता है कि मैंने यहां पर विलियन भरा है। विलियन का मतलब आप जानते हैं कि उसमें विलायक प्लस विलय मिला हुआ है, जबकि विलायक मतलब प्योर है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, जब किसी विलियन को, किसी भी विलियन को उसके विलायक से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अलग कर देते हैं, इस मेम्ब्रेन से अलग कर देते हैं। तो विलियन में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दाब को या विलियन में उत्पन्न होने वाले दाब को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। अब आपकी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से, यहां तो दोनों सेम है, लेकिन मैं इसमें विलय को दूसरी इंक से शो करता हूं, इसमें विलय भी डाल रखा है। अब होगा क्या, आप पढ़ चुके हैं ओस्मोसिस, परासरण पढ़ चुके हैं, और परासरण में आपने ये पढ़ा कि कोई भी विलायक कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर क्या करता है, गमन करता है। ये आपकी एक परासरण में अपन ने पढ़ा है कि अधिक कम सांद्र विलियन और एक तरफ है अधिक सांद्र विलियन। तो विलायक जाएगा कहां, सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध जाता है। सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध जाता है तो यहां पर विलायक क्या है, यहां शुद्ध है, यहां विलियन है, तो विलायक के अणु कहां जाएंगे, इधर जाएंगे। इधर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि विलायक यहां मूव करेगा, मूव करेगा, तो इसका मतलब अगर यहां पर हम एक कोई पिस्टन लगा दें तो पिस्टन कहां जाएगा, धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा, ऊपर खिसकेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में या विलियन में एक प्रकार का प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रेशर को ही हम परासरण दाब कहते हैं। जैसे ही वापस से देखिए, किसी विलियन को अगर उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देते हैं तो विलियन में जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को हम कौन सा दाब बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। परासरण में क्यों जाता है भाई, दाब उत्पन्न कैसे हो रहा है। अब दाब को ऐसे तो माप नहीं सकते, दाब को मापने के लिए, परासरण दाब को मापने के लिए जो फिग है ए, बी और सी, परासरण दाब का मापन दर्शा रहा है। और परासरण दाब का जब भी मापन किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कौन से उपकरण से करते हैं, मैनोमीटर द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा परासरण दाब का मापन करते हैं। मोस्टली यूट्यूब है मैनोमीटर द्वारा। अब देखिए कैसे मापेंगे इसको मापने के लिए ट्यूब बिल्कुल कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। यहां पर मैंने विलायक डाल रखा है कि विलायक है शुद्ध और विलायक कौन सा है, जल। दूसरा मैंने यहां पर शुद्ध जल ही है, लेकिन क्या डाल दिया उसमें, ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज काम करता है विलय की ओर। और ये परासरण का नियम है कि जैसे ही शुद्ध विलायक यहां हुआ और यहां पर विलयन हुआ तो विलायक के अणु किधर जाएंगे,
विलियन की ओर जाएंगे, क्यों जाते हैं ये बता रखा है। अगर आपकी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है तो परासरण वाला वीडियो देखिए, डेफिनेशन का पार्ट फर्स्ट। अब यहां से विलायक के अणु जब यहां विलियन में जाएंगे तो विलियन में एक दाब प्रोड्यूस होता है, दाब उत्पन्न होता है, और उस दाब को मापन इनिशियल स्टेज में ऐसा ही होगा। अब धीरे धीरे क्या है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स, विलायक के मॉलिक्यूल्स विलियन में जाएंगे, और विलियन में हमने यहां पर जो ये U-ट्यूब है उसमें पिस्टन लगा दिया है, तो पिस्टन कहां चला जाएगा, यहां तो था ही, इतना ऊपर चला जाता है। जितना ऊपर जाता है उतना ही उसका क्या है, वो ओपी मापन हो गया, ये मीजर हो गया ओपी। यहां था पिस्टन और यहां से यहां मूव कर गया, तो इसका मतलब है ओपी कितना है, ये मीजर है ओपी का। और अगर इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहेंगे तो एक सिरा जो वाटर लेवल था या जो सॉल्यूशन था वो एक सिरा ऊपर चढ़ जाएगा, एक सिरा डाउन हो जाएगा, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है, ग्लूकोज डाल दो इसमें, ग्लूकोज डाल दो, ऐसा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो इस प्रकार के U-ट्यूब मैनोमीटर से क्लियरली हम बताते हैं आप लोगों को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बताया जाएगा आपको। इसी के साथ यहां पर अगर इनिशियल मैंने यहां पर था और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते ही वापस जो विलायक के मॉलिक्यूल्स थे वो पार्ट ए में आ जाएंगे। यहाँ ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। कौन से पार्ट में आ जाएंगे, ए पार्ट में आ जाएंगे, और वापस से यही हो जाएगा पहले वाली स्टेज में। लेकिन यहां पर जो हमने जितना प्रेशर लगाया वो प्रेशर क्या है, परासरण दाब है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, अंदर की ओर रहती है। परासरण जो दाब है उसकी डायरेक्शन सेल में अंदर की ओर होती है। बताइए, ये क्लियर समझ में आई। तो डायरेक्शन कैसी होती है, एक्चुअल में इसके बढ़ते हुए स्तर से नहीं मापा जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करके जब वापस से विलायक पहले वाली स्टेज में आ जाए वहां से मापा जाता है। तो इसकी डायरेक्शन जब आप देखेंगे, परासरण दाब की डायरेक्शन, तो सेल के अंदर की ओर बताई जाती है। तो डायरेक्शन सेल के अंदर की ओर, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यहां पर पिस्टन ऊपर हो गया, ये परासरण दाब है, लेकिन ये मापन नहीं हुआ। जैसे ही अपन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वापस वाली जो पोजीशन में आ जाएगा पिस्टन, उसे ही हम कौन सा बोलेंगे, परासरण दाब। और यह डिपेंड किस पे करता है, यह केवल पिस्टन पर डिपेंड करता है, पिस्टन पर डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्री सॉल्यूशन का कोई परासरण दाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ उसका क्या नहीं रख दिया जाता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक नहीं रख दिया जाता है, तब तक उसका कोई परासरण दाब नहीं बन सकता है। विलायक उसके साथ रखते ही उसका परासरण दाब क्रिएट होता है। और परासरण दाब को अगर मापना है तो अपन मैनोमीटर का यूज करेंगे या पिस्टन का यूज करेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे, इस डेफिनेशन को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं, यदि किसी विलायक वहां पर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल को किसी विलियन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अगर पृथक कर दें तो दाब की वह मात्रा या वह अधिकतम दाब जो शुद्ध जल को विलियन में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। रोक रखा है ना ये दाब। तो ये आरबीएससी की 11th या एनसीईआरटी की 11th में इस टाइप की डेफिनेशन लिख रखी है कि अगर किसी विलियन को शुद्ध जल से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक करने के बाद विलियन में वह अधिकतम दाब जो शुद्ध जल को विलियन में प्रवेश करने से रोकता है। तो यही तो है, रोकता है मतलब जाने नहीं देगा। ये दाब अप्लाइड अपन ने कर रखा है।
अधिकतम दाब ज्यादा से ज्यादा, कम में तो चला जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकतम दाब, तो इसे हम कौन सा दाब बोलेंगे? परासरण दाब बोला जाता है। तो दो डेफिनेशन हो गई, कौन कौन सी, वो आप वीडियो को वापस से री करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बात और सामने आती है कि परासरण दाब तभी उत्पन्न होता है जब विलयन किसी मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वहां पर परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है। डायरेक्शन सेल के अंदर की ओर होती है। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बाउंड है और मेम्ब्रेन बाउंड होते ही इस परासरण दाब को हम क्या कहने लग जाते हैं? परासरण विभव। इस दाब की कल्पना मेम्ब्रेन बाउंड होने पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर अगर ये नहीं हो तो हम बता ही नहीं सकते, पिस्टन नहीं हो तो नहीं बता सकते कि कितना परासरण दाब है। तो परासरण विभव बोल सकते हैं, या इसे हम विलय विभव भी बोलते हैं, और साई एस या साई फाई से दर्शाया जाता है इसे। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसका मान निगेटिव होता है, होता परासरण दाब के ही है बराबर। परासरण दाब और परासरण दाब ओपी के बराबर ही क्या होता है? साइन हाई या साइन एस सोल्यूट। लेकिन ये ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव क्यों होते हैं वो आप सुन लें। अब नेगेटिव होने का कारण ये है कि जो शुद्ध जल है उस जल का जो विलय विभव होता है, या जिसे हम कह सकते हैं जल विभव, वो अधिकतम होता है, और अधिकतम होने को हम 0 से दर्शाते हैं। शुद्ध जल का जल विभव 0 माना जाता है, जो कि अधिकतम है। अब अगर शुद्ध जल में जल विभव कितना है? अधिकतम है, अधिकतम को हम 0 मान रहे हैं, और जैसे ही उसमें विलय मिलाएंगे तो जल विभव में क्या आएगी? कमी आती है, कमी आती है। इसका मतलब ये है कि उसको डिनोट कर देते हैं माइनस से, इस वजह से इसको माइनस से दर्शाया जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 4 पॉइंट परासरण के प्रकार, जो बहुत ही सिंपल है। आप लोग डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। परासरण 2 प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंत को बोलते हैं एंडोओस्मोसिस, और इसको बोलेंगे एक्सोओस्मोसिस। बाह्य को हम बही भी बोल सकते हैं, बही परासरण और अंतः परासरण। तो सबसे पहले हम बही परासरण देखते हैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूं बही परासरण। बही परासरण का मतलब है सेल का जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो सेल पिचक जाएगी। पिचकने को हम फ्लेक्सिट बोलते हैं, और फ्लेक्सिट और टर्जिट, ये 2 कंडीशन स्लथ और स्फीत यहीं पे बनती है। यानी पिचकना फ्लेक्सिड और फूलना स्फीत होना। तो एक्सोओस्मोसिस कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें एक्सोओस्मोसिस का। एक्सोओस्मोसिस बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो अंगूर फूला हुआ है को शर्करा के अत्यधिक सांद्र घोल में रखने पर उसका क्या हो जाना? पिचक
या पिचक को कैसे लिखें, पिचक जाना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर विलयन अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति परासरणी या अति परासरी विलयन होगा, उस विलयन में अगर हम किसी सेल को रख दें तो क्या होगा, सेल का पानी अति परासरी विलयन में आ जाएगा, विलायक जो है वो मूव कर जाएगा बाहर की ओर और सेल पिचक जाएगी। तो सीधा सा सामने आ रहा है रिजल्ट कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखें तो सेल के जो विलायक है सेल में वो मूवमेंट दर्शाता है बाहर की ओर, बाहर की ओर दर्शाते ही पिचक जाती है सेल, यानी कि कंडीशन आ जाती है टर्जिड। और सेल का पिचकना यानी प्लाज्मोलाइज्ड होना, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इस सेल को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचित हो गया। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कोशिका बोलेंगे इसको और जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे, ये कंडीशन है। तो किसी क्वेश्चन आता है यदि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, एक्जो एंडो, तो सीधा सा बात है क्या होगा, एक्जो बाहर निकलेगा पानी। क्यों निकलता है ये हम प्रासरण में बात कर चुके हैं कि विलायक ऑलवेज कम सांद्रता वाले विलयन से कहां जाता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। अब एंडोऑस्मोसिस, तो किशमिश को, इसका एग्जांपल है किशमिश को पानी में रखने पर उसका क्या होना, फूलना। तो किशमिश को अगर रखें तो फूल जाती है, फूल जाने का मतलब ये है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक को बोलते हैं अधोपरासरी विलयन, और अधोपरासरी विलयन में अगर हम सेल को रख देते हैं तो वह सेल में जो विलायक है वो यहां ज्यादा हो जाएंगे, सेल उनके लिए अधिक सांद्र हो जाएगी, तो मूवमेंट दर्शाएगी कहां, विलायक, यहां से सेल की ओर मूवमेंट दर्शाते हैं विलायक के मॉलिक्यूल्स। तो और इस वाली सेल को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, जीव द्रव्य विकुंचित सेल, जीव द्रव्य विकुंचित सेल या कोशिका। और ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है डीप्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि जीव द्रव्य विकुंचित हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये है अंतः परासरण और बहिः परासरण, आप डेली यूजेज में इसे देख सकते हैं। परासरण का एक नियम है कि विलायक ऑलवेज कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर ही जाता है। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है पादप जल अवशोषण। पादप जल का अवशोषण जो है वो इसी प्रोसेस द्वारा करते हैं, परासरण द्वारा। पादप की पत्तियों का फैला व स्फीत होना भी इसी पे डिपेंड करता है। फैली हुई और स्फीत रहती हैं, सेल का आकार बना रहता है, सेल अपनी आकार में रहेगी। पादप जलाभाव व तुषार के प्रति परासरण की वजह से क्या दर्शाते हैं, प्रतिरोध दर्शाते हैं। और लास्ट का हम एक और कह सकते हैं कि जो रूट अपेक्स होता है, मूल वृद्धि बिंदु, वो
इसी वजह से स्फीत रहती है। वृद्धि बिंदु की जो सेल्स हैं इसी वजह से स्फीत रहती है। तो ये सब इसके इंपोर्टेंस हुए। हम लोगों ने 3 भागों में अपना पूरा का पूरा ऑस्मोसिस पढ़ा है। कोशिश ये की गई है कि कॉलेज लेवल डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ाया जाए, शॉर्ट नहीं बताया गया है। इस वजह से ये पूरा वीडियो कुल मिलाकर के लगभग 1 आवर का हो जाता है। तो आप इसको बार बार देखिए। अगर आप लोग वाटर पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो आपको पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप पादप जल अवशोषण व वाटर पोटेंशियल पढ़ पाएंगे।